Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric session, in the previous classes, we discussing about the unit number 5th, the heading, nursing management of the childhood illness. Then next, in this, we continue with the congenital disorders related to the system, gastrointestinal systems, as like a GI tract. In this, we discussing about the various congenital alterations regarding the children's in the gastrointestinal system. In this, we completed various type of congenital alteration. Then next, today we continue with the same, the another congenital alteration regarding the gastrointestinal disorders. That heading is Hirschsprung's disease. Okay, the heading today that is the Hirschsprung disease. ठीक है, the Hirschsprung disease के बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं. ठीक है, its introduction phase. First one, the Hirschsprung disease is combination of the two words, that is the Hirschsprungs, and the second one is the disease. ठीक है, तो what is the meaning of the Hirschsprungs? ठीक है, तो Hirschsprung का जो नेम इस डिजीज का, Hirschsprung डिजीज का कैसे नेम पड़ा. ठीक है, the scientist named the Harald Hirschsprung. ठीक है, means Hirschsprung disease को इसका Hirschsprung नाम है, वो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो साइंटिस्ट मतलब एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था Harald Hirschsprung. ठीक है, मीन्स Harald Hirschsprung नाम का जो एक साइंटिस्ट था. ठीक है, then next, who described the one type of GI tract disorders. ठीक है, मतलब Harald जो Hirschsprung नाम का एक जो साइंटिस्ट था, उसने जो एक स्पेसिफिक टाइप का जो एक GI ट्रैक्ट का जो डिसऑर्डर होता है उसको उसने डिस्क्राइब किया था. ठीक है, तो उसका नाम था Hirschsprung. ठीक है, तो इस डिजीज के अंदर Hirschsprung नाम का, Hirschsprung का वर्ड का मीनिंग हुआ साइंटिस्ट नेम्ड द Harald Hirschsprung. ठीक है, उसका नाम Hirschsprung था. इसी की वजह से इस अबनॉर्मल टाइप के जो जीआई ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स को उस Hirschsprung नाम के जो साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले उसको डिस्क्राइब किया था. ठीक है, तो उसके नेम के ऊपर ही इसका जो डिजीज का नाम Hirschsprung डिजीज है वो रख दिया गया. ठीक है, और डिजीज का मतलब तो नॉर्मली आपको पता होगा कि अबनॉर्मल और द डायवर्शन ऑफ द हेल्थ. ठीक है, मींस नॉर्मल हेल्थ का अबनॉर्मल हो जाना, या फिर जो नॉर्मल जो हेल्थ हो रही है, ठीक है, जो जिस पाथवे के अंदर हमारी जो हेल्थ सही तरीके से चल रही है उसका डायवर्शन हो जाना. ठीक है, मींस जिस पाथवे के अंदर हेल्थ जो नॉर्मली होनी चाहिए उसका डायवर्शन मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ अल्टरेशन आ जाना. ठीक है, दिस मीनिंग ऑफ द वर्ड Hirschsprung एंड द डिजीज. ठीक है, अब इस डिजीज के अंदर क्या होता है. ठीक है, एक्चुअल में it is an abnormal congenital abnormality as characterized by the opening unable to form in the parasympathetic ganglions. ठीक है, मीन्स इसके अंदर भी जो जीआई ट्रैक्ट मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उस लार्ज इंटेस्टाइन का जो कुछ पार्ट होता है. ठीक है, मीन्स ये लार्ज इंटेस्टाइन नॉर्मली इसका ऐसा बैकग्राउंड रहता है. ठीक है, मीन्स जो डायमीटर होगा या फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर आप देखिए तो इस वे के अंदर नॉर्मली उसका डायमीटर और उसकी जो लेंथ वगैरह होती है. ठीक है, बट इसी के अंदर क्या होगा कि अबनॉर्मल, ये भी एक अबनॉर्मल टाइप का कंजनाइटल जीआई ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है. ठीक है, एज कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अराइज होते हैं. ठीक है, एंड ओपनिंग मींस जो इंटेस्टाइन का जो ओपनिंग है. ठीक है, तो उसी ओपनिंग के वहां पे द अनेबल टू फॉर्मिंग द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस. ठीक है, मींस पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस का मतलब होता है कि जो नर्वस सिस्टम का जो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम होता है. ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. ठीक है, जो ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम का जो एक पार्ट होता है. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक होता है और सिंपैथेटिक, मींस इन दोनों के बीच में जो एनाटॉमी के अंदर आपने डिफरेंस पढ़ा होगा कि जब भी जो फाइट और फ्लाइट मतलब जो एक इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है तो उस समय जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने वाला जो सिस्टम होता है वो
पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। बट रिलैक्सेशन वाली कंडीशन के अंदर जो रेस्टिंग फेज के अंदर जो एक्टिवेट होने वाला जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। तो गैंग्लियंस का मतलब होता है कि जो सेरिब्रल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पेरिफेरल जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसको हम गैंग्लियंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गैंग्लियंस का मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पेरिफेरल में जो पार्ट होता है उसको गैंग्लियंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वो कौन से टाइप के जो नर्व फाइबर्स होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, मतलब पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वो रेस्टिंग फेज के अंदर ऑटोमेटिकली काम करते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होते कि हम चाहते तो को स्टमक को हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर सके, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ट्रैकिया को उसको ब्लॉक हमको उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे फिर हम जब मन चाहे तो उसको रिलैक्स कर सकते हैं। लंग्स का फंक्शन है वो थोड़ी देर हम रोक के रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर ये सब नहीं होते, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। तो वो जो पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोमेटिकली फंक्शन करने वाला जो सिस्टम वो यदि रेस्टिंग फेज के अंदर होता है तो वो पैरासिम्पैथेटिक होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के अंदर जो ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसा होता है कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं वो रिलैक्स कंडीशन के अंदर भी जो मूवमेंट होती है वो करती है, ठीक है। उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन होते हैं तो उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से खाना होता है वो आगे इसके जो मूवमेंट के अंदर वो खाना होता है वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है उसको करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व फाइबर्स, ठीक है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लियंस नर्व फाइबर्स होते हैं वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो हिर्शबर्ग नाम का जो एक साइंटिस्ट था उसने जीआई ट्रैक्ट का एक डिसऑर्डर बताया था, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि अबनॉर्मल कंजर्वेटर अबनॉर्मलिटी होने की वजह से एक ओपनिंग जो इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है अनेबल टू फॉर्मिंग द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस, ठीक है। उसके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो गैंग्लियंस जो नर्व फाइबर्स होते हैं that may responsible for the peristaltic movement, ठीक है, जो peristaltic movement के लिए responsible होते हैं वो उसके अंदर कैरेक्टराइज होता है कि उसके अंदर फेल्यूर हो जाते हैं, उसके अंदर अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। The unable to forming the parasympathetic ganglions nerve fiber to the intestine, ठीक है, intestine के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से so it is also called as a ganglionic colon, ठीक है। ganglionic का मतलब होता है कि A stand for the absent, ठीक है, and the ganglions stand for the ये जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस, ठीक है। तो गैंग्लियोनिक का मतलब गैंग्लियोनिक कंडीशन भी इस हिर्शबर्ग डिजीज को हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लियंस है वो उसके अंदर फॉर्मिंग नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसी की वजह से हम गैंग्लियोनिक कोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द A stand for the absent and the ganglions stand for the parasympathetic ganglions in the nerve fibers, ठीक है। वो यदि इसके अंदर एब्सेंट रहते हैं तो इसी की वजह से इस कंडीशन को हम गैंग्लियोनिक कोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कोलन का मतलब होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को बेसिकली बोवल या फिर उसको कोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। Then next, as due to the failure of the nerve fibers, ठीक है, means अभी हमने देखा कि नर्व फाइबर्स होते हैं वो उसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसी एब्सेंट के होने की वजह से इसको हम अगैंग्लियोनिक कोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बट इस इंटेस्टाइन वाले पोर्शन के अंदर ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो एब्सेंट होने की वजह से उसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है।
तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ड्यू टू द फेलियर ऑफ द नर्व फाइबर्स कोलन बिकम एनलार्ज, ठीक है, मींस नर्व फाइबर्स का एब्सेंट होने की वजह से उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो उसके अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं होने की वजह से जो खाना है वो उसी जगह के ऊपर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एज एग्जांपल आप देखिए कि इंटेस्टाइन के अंदर ये जो खाना है वो इधर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ही ये मूवमेंट करेगा, ठीक है, इस के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसके अंदर होगा, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो वो ये खाना धीरे धीरे यहाँ से फिर आगे फिर यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बट एक जो उसका एक जो सेगमेंट होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है रेक्टोसिग्मोइड, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का आप जो एक पोर्शन देखोगे, जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलन, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, डिसेंडिंग कोलन एंड द सिग्मोइड एंड द रेक्टम ऑलरेडी जो हमने कल डिस्कशन किया था। और जो सिग्मोइड होता है जो एस शेप का जो पार्ट होता है और उसी के आगे रेक्टम वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इसी रेक्टम वाले पार्ट और सिग्मोइड वाले पोर्शन के अंदर क्या होता है कि नर्व फाइबर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो एज एग्जांपल आप देखिए कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, आप समझिए कि ये अब गैंग्लियन है, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो गैंग्लियन है वो एब्सेंट है, ठीक है। ये रेक्टोसिग्मोइड वाला जो पार्ट आपके सामने है, ठीक है। तो एज एग्जांपल आप सोचिए कि इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ वाला जो पोर्शन है यहाँ तक तो गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक का पोर्शन रहता है उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो हो रहा है, ठीक है। बट इसके आगे वाला पोर्शन द रेक्टोसिग्मोइड जो सेगमेंट होता है उसके अंदर अगैंग्लियोनिक होता है, ठीक है, मीन उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो उसके अंदर एब्सेंट होते हैं टोटली, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द नर्व फाइबर्स कोलन, ठीक है, मींस नर्व फाइबर्स का एब्सेंट होने की वजह से जो कोलन होती है इट्स बिकम एनलार्ज, ठीक है, मतलब जो कोलन होती है वो एनलार्जमेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो खाना होता है वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता और धीरे धीरे खाना है वो इसके अंदर भरता रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो कोलन होता है, ठीक है, तो इसके अंदर खाना भरने की वजह से ये जो कोलन होता है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल ऐसा था तो इसकी वजह से ये इतना बड़ा कोलन हो जाता है, अपना साइज होता है वो बढ़ा रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर खाना भरने की वजह से ये कोलन है वो बहुत ही एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से इस टाइप की जो डिजीज फॉर्म दूसरा नाम मेगा कोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो मेगा का मतलब होता है बहुत ही हाई, मतलब बहुत ही ह्यूज, मतलब बहुत ही बड़ा, ठीक है। जो लार्ज वाला साइज होती है उसको मेगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कोलन का मतलब होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट, ठीक है, तो मेगा कोलन का मतलब बहुत बड़ा जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसके अंदर ये लार्ज जो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन होता है उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। Once again the introduction phase related to the Hirschsprung disease, ठीक है, इसका नाम ऐसे पड़ा कि एक जो हालाइट हिर्शस्प्रंग नाम का जो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, तो वो उसने एक टाइप का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होता है उसको बताया था, ठीक है, और वो एक डिजीज के फॉर्म के अंदर अवेलेबल था, तो उसी को एक डिजीज का नाम दे दिया गया हिर्शस्प्रंग डिजीज, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लियंस होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होने की वजह से, ठीक है, तो एब्सेंट यदि होता है तो इस कंडीशन को अगैंग्लियोनिक कोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा कि नर्व फाइबर्स एब्सेंट होने की वजह से धीरे धीरे उसके अंदर जो एनलार्जमेंट होता है, मतलब जो फूड होता है वो फूड वेस्ट होगा, वो आगे उसके अंदर आगे की तरफ मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर की वजह से वो करेगा, बट ज्यादा से ज्यादा जो फूड होता है वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट की जो लोकेशन होती है वहां पे अवेलेबल वो मतलब उसके अंदर बढ़ता रहता है, स्टोर होता रहता है, ठीक है, और धीरे धीरे स्टोर होने की वजह से वहां का एरिया है वो इस कंडीशन से इस वे के अंदर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और इस लास्ट में ऐसी कंडीशन आ जाएगी
इसी की वजह से इस कंडीशन को आप जो मेगा कोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द Hirschsprung disease. Okay, then next, as normally the 8 to 10 weeks of the gestation, ठीक है, मीन्स जो नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के जो 8 to 10 वीक होता है, ठीक है, मतलब जो 8 से तो 10 वीक का जो टाइम होता है, ठीक है, गैस्ट्रेशन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो प्रेगनेंसी का जो 8 से जो 10 वीक वाला जो टाइम पीरियड होता है, उस समय जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के जो ऑर्गन्स होता है उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के इट डेवलप्ड इन द both the mucosal and the submucosal layer defects in the peristaltic movement, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी होने की वजह से, ठीक है, जो बोथ द म्यूकोसा की लेयर और जो सब म्यूकोसा लेयर, मतलब इंटरसेंट की जो लेयर्स होती है, सबसे अंदर वाली जो म्यूकोसा, उसके ऊपर सब म्यूकोसल जो लेयर्स होती है, ठीक है, तो उसी लेयर्स के अंदर जो गैंग्लियोनस जो फाइबर्स होते हैं वो एब्सेंट होने की वजह से, ठीक है, अब उनके अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि डेवलप इन द बोथ म्यूकोसल एंड सब म्यूकोसल लेयर एंड द डिफेक्ट, मतलब इसकी वजह से डिफेक्ट क्या होता है इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता, ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यदि नहीं होगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या होगा कि एक्सक्रीशन ऑफ स्टूल, ठीक है, और जो स्टूल का जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, मींस जो वेस्ट मटेरियल बना वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हिर्शस्प्रंग डिसीज हो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। In this state, the lactosigmoid part of the colon mainly affected in it, ठीक है, मीन्स इस हिर्शस्प्रंग नाम की जो डिजीज के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, इट मीन्स कि कोलोन का कौन सा जो पार्ट होता है वो अफेक्टेड ज्यादा होता है, मीन्स ये जो गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, पूरी के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। बेसिकली इसका जो छोटा सा एक जो सेगमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि पार्ट्स हम बात करें तो वो कोलन वाला जो सीकम वाला पोर्शन, ठीक है, सीकम वाला पोर्शन, ठीक है, देन उसके बाद में असेंडिंग जो कोलन होता है, फिर उसके बाद में ट्रांसवर्स कोलन, फिर उसके बाद में जो डिसेंडिंग कोलन, फिर उसके बाद में सेगमोइड, ठीक है, फिर सिग्मोइड के बाद में रेक्टम, ठीक है, और रेक्टम के बाद में एनस। तो ये इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो सीकम वाला पार्ट होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, असेंडिंग जो कोलन वाला पार्ट होता है वो नॉर्मल होता है, ट्रांसवर्स कोलन होता है वो नॉर्मल होता है, असेंडिंग कोलन सॉरी जो डिसेंडिंग कोलन होता है वो भी नॉर्मल होता है। बट इस कंडीशन के अंदर जो सिग्मोइड और जो रेक्टम वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उस सिग्मोइड और जो रेक्टम वाला पार्ट के अंदर ये जो गैंग्लियंस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और इसी के अंदर जो एनएस वाला पोर्शन वो भी नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। बट आगे वाला इसका जो रेक्टोसिग्मोइड जो पार्ट होता है बेसिकली जो कोलन का, उसके अंदर अगैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। Okay, then next, after the introduction phase regarding the Hirschsprung disease, then next one the etiological factors as the positive factors regarding the Hirschsprung disease, ठीक है। So there are the following factors which may lead the conditions of the Hirschsprung disease, ठीक है, that may described by the scientist Harald Hirschsprung, ठीक है, मीन्स जो साइंटिस्ट जो हेराल्ड हिर्शस्प्रंग, ठीक है, उनके द्वारा ये एस्टिमेटेड किया गया था कि ये प्रॉब्लम्स है वो इनकी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो उसी के अंदर आएगा द एग्जैक्ट कॉज नॉट स्टिल आइडेंटिफाइड, ठीक है, मीन्स उसका जो एग्जैक्टली कॉज क्या है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट इज नॉट स्टिल आइडेंटिफाइड, मतलब इसमें रीजन एक्चुअली में ये किसकी वजह से होता है, ठीक है, वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। बट उनके द्वारा भी यही मतलब असेसमेंट किया गया था, ठीक है, कि जीन्स और द क्रोमोसोम्स डिफॉर्मिटी में लीड दिस कंडीशन, ठीक है, मींस जैसे कि जीन्स की डिफॉर्मिटी,
ठीक है, और अदर जो क्रोमोसोम्स के अंदर डिफॉर्मिटी जो उनके पेरेंट्स से जनरेशन के अंदर ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ डिफॉर्मिटी होने की वजह से ये कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट द मैटरनिटी इन्फेक्शन, ठीक है, मदर को कुछ प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो, ठीक है, मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज हो या फिर कोई अदर जो वाइटल ऑर्गन्स हो, तो मतलब ब्रेन से, हार्ट से, रेस्पिरेटरी, ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये जो मदर की जो इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ बेबी के अंदर डायरेक्टली डिजीज या फिर उसका डिजीज का कॉम्प्लिकेशन हो के उसका ऑर्गन्स के अंदर डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है, तो मैटरनिटी इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। Then next, teratogenicity, which may leads the physiological alteration, ठीक है, तो बेसिकली जो टेराटोजेनिक मतलब ऐसे जो सब्सटेंस जो मदर से फीटस के अंदर जो ट्रांसफर्स होते हैं और जो अबनॉर्मल जो सिचुएशन होता है उसके अंदर अराइज कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स का जो मदर से उस फीटस के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा जाते हैं, तो वो उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन होता है वो ज्यादा अफेक्टेड करते हैं, ठीक है, मैं उसकी जो फंक्शन और उसके जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं उसके अंदर अबनॉर्मलिटी होते हैं वो ला देते हैं, ठीक है। Then next, the exposure to the radiation repeatedly, ठीक है, मीन्स जो रेडिएशन के एक्सपोजर में आने की वजह से भी उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है जो रेडिएशंस का, उसकी वजह से भी उसका जो ऑर्गन्स फॉर्मेशंस होता है उसके अंदर डिफेक्ट होता है वो आ सकता है, ठीक है। Then next, complication of the another vascular or the intestinal segment alteration, ठीक है, मतलब जो लेट इन्फेंट वाली कंडीशन मतलब बेबी का बर्थ हो गया है और लेट वाली कंडीशन मतलब उसको थोड़ा टाइम पीरियड के बाद के अंदर यदि हीट स्प्रिंग डिजीज के अलावा उसको जीआई ट्रैक्ट का कुछ और प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर जीआई ट्रैक्ट की जो वेसल्स होती है जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर कुछ डिफेक्ट होने की वजह से या फिर इंटेस्टाइन का कुछ और जो प्रॉब्लम वगैरह होने की वजह से इसका जो डिफेक्ट होता है वो इस गैंग्लियन नर्व फाइबर्स के ऊपर पड़ता है कि ये जो नर्व फाइबर्स होती है वो उसके अंदर धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाती है, ठीक है, तो डीजनरेट होने की वजह से भी ये कॉम्प्लिकेशन वाली कंडीशन जो हीट स्प्रिंग डिजीज होती है वो डेवलप उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। Okay, these are about the etiological factors which may are responsible for the leading cause of the heat sprung disease. Then next one, after the etiological factors regarding the heat sprung disease, the next one the pathophysiology mechanism of baby with the हीट स्प्रिंग डिजीज, ठीक है, मीन्स एक जो बेबी है जिसको हीट स्प्रिंग वाली डिजीज उसके अंदर है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर उस बेबी के अंदर क्या मैकेनिज्म जो डाइजेशन का जो ट्रैक होता है उसके अंदर क्या उसका मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। एज स्टार्टिंग अ चाइल्ड अफेक्टेड विद द एब्सेंस नर्व फाइबर्स, ठीक है, मीन्स जो एक बेबी है, ठीक है, तो नॉर्मली द चाइल्ड अफेक्टेड विद द एब्सेंट ऑफ द नर्व फाइबर्स, ठीक है, मींस जो इंटेस्टाइन वाला एरिया के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है उसके अंदर जो गैंग्लियोनिक फाइबर है उसके अंदर है वो अगैंग्लियोनिक कंडीशंस है, ठीक है, मींस तो ऐसा जो बेबी जिसके अंदर तो लार्ज इंटेस्टाइन पोर्शन के अंदर अफेक्टेड विद द एब्सेंट ऑफ द गैंग्लियंस द नर्व फाइबर्स है उसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन से बेबी के अंदर जो गैंग्लियन जो इंटेस्टाइन वाला जो एरिया है उसके अंदर एब्सेंट होने की वजह से, ठीक है, एज व्हेन द फूड इंजेस्ट एंड पास अहेड एंड रीच टू द लार्ज इंटेस्टाइन एरिया, ठीक है, एज एग्जांपल कि ये जो बेबी है, ठीक है, तो उसने माउथ के तरह जो खाना है वो उसने इंजेस्ट किया मतलब उसने खाना वो खाया, ठीक है, खाना भी वो आगे इस वेगर से स्टमक के अंदर पहुंच गया, ठीक है,
स्टमक के अंदर पहुंचने के बाद में उसका वापस डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन होता है, वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के आने के बाद में उसका जो सेपरेशन हो जाता है, जो हमको नीडेड जो पार्ट जो पोर्शन होता है फूड का, वो हम उसको एंगल्फ मतलब उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स के द्वारा हो जाता है, ठीक है। एट लास्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, वो आगे जो उसका जो स्टूल उसका जो वेस्ट बनता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है, ठीक है। एज व्हेन द फूड इज पास एंड रीच टू द लार्ज इंटेस्टाइनल एरिया, ठीक है, मींस लार्ज इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर पहुंचने के बाद, ठीक है, इट डिक्रीज और द एब्सेंट ऑफ द स्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। और जो इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर ये जो रेक्टोसिग्मोइड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो इस रेक्टोसिग्मोइड वाले पोर्शन के अंदर क्या होता है कि जो स्लाइडिंग मूवमेंट, जो पहले स्लाइडिंग मूवमेंट होता है वो एब्सेंट होता है, तो ये जो खाना है वो यहाँ तक तो इजीली जो मूवमेंट करता हुआ आ जाता है, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर इस वाले पोर्शन के अंदर क्या है कि जो गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वो उसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। तो एब्सेंट होने की वजह से जो जब भी खाना वगैरह खाता है तो यहाँ तक तो होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो इजीली हो जाता है, ठीक है। बट जो सारा जो खाना होता है वो बार बार यदि एक दिन में खाया, फिर दूसरे दिन जो खाना खाया उसका वेस्ट बनेगा, तीसरे दिन जो खाना खाया उसका जो वेस्ट बनेगा, तो डे बाय डे उसका जो खाने का जो थोड़ा बहुत जो वेस्ट होता है वो आगे आगे या इस पोर्शन तक वो जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन के अंदर धीरे धीरे जो वेस्ट होता है वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर जो स्लाइडिंग मूवमेंट जो आगे आगे पहुंचाने में जो खाने के इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट होता है वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ का खाना है वो इसी जगह के ऊपर ही पड़ा रहेगा, वो मूवमेंट नहीं होने की वजह से वो आगे की तरफ जो रेक्टोसिग्मोइड से एनएस की तरफ नहीं जा पाएगा, एनएस की तरफ आएगा तभी वो बाहर की तरफ निकल पाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसी जगह के ऊपर वो जमा हुआ रह जाता है और धीरे धीरे डे बाय डे एक दिन में इतना खाना भरा, फिर दूसरे दिन ज्यादा भरने की वजह से ये इसकी जो वॉल होती है वो बड़ी हो जाती है, फिर तीसरे दिन वापस इसका अंदर जो ज्यादा स्टूल भरने की वजह से उसका साइज होता है वो और भी बड़ा होता रहता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेगाकोलोन गैंग्लियन एब्सेंट होने की वजह से और गैंग्लियोनिक वाली कंडीशन इसके अंदर होती है। तो डिक्रीज और द एब्सेंट ऑफ द स्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, मतलब स्लाइडिंग मूवमेंट एब्सेंट होने की वजह से आगे क्या होगा, द एक्यूमुलेशन ऑफ द गैसेस, ठीक है, मतलब लंबे समय तक जो स्टूल है वो एक ही जगह के ऊपर जमने की वजह से, स्टूल है वो इसकी जगह पे ऊपर जमने की वजह से क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होती है, ठीक है। बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से जो पेट है तो वो गैस के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब बहुत गैसेस फॉर्मेशन उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। और जो ज्यादा से ज्यादा स्टूल जमने की एक ही जगह के ऊपर स्टूल है वो जमा हुआ रहेगा, ठीक है। तो स्टूल है वो एक ही जगह के ऊपर जमा हुआ रहने की वजह से क्या होगा कि वो धीरे धीरे हार्ड हो जा रहेगा, ठीक है, मतलब बहुत ही हार्ड होने की वजह से उसके अंदर सिम्टम्स होता है वो अराइजेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड स्वॉलन, ठीक है, धीरे धीरे यदि लार्ज होने की वजह से पेट है वो ऐसा लगेगा कि उसके अंदर सूजन आ चुकी है, ठीक है, मतलब जो बेबी का जो पेट आप देखेंगे तो उसके अंदर एडिमा मतलब सूजन वाली कंडीशन उसके अंदर होती है, ठीक है। क्योंकि सूजन क्यों होगी, तो एनलार्जमेंट जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पोर्शन उसके अंदर स्टूल जमा होने की वजह से वो धीरे धीरे मोटा होता रहता है, ठीक है। तो वो पेट होता है वो उसका स्वोलन, उसके अंदर एनलार्जमेंट स्वेलिंग होती है, सूजन होती है वो उसके अंदर रहती है, ठीक है। एंड द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन बिकम थिक, और उसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, ठीक है, मतलब बहुत ही थिक वाली जो उसके अंदर हार्ड जो उसकी वॉल होती है वो बन जाती है, ठीक है। ओके, दिस द मैकेनिज्म ऑफ द चाइल्ड विद द हिर्शस्प्रंग डिजीज। Okay, then next one, the clinical manifestation, the sign and symptoms which may notify in the baby with the Hirschsprung disease, ठीक है, मीन्स एक बेबी है जिसको Hirschsprung नाम की जो डिजीज उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके अंदर जो हेल्थ पर्सनल्स होता है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो नोटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो these are the following symptoms of which may are noticed in the baby with the Hirschsprung disease. ठीक है, तो Hirschsprung वाले डिजीज के अंदर बेबी के अंदर जो ये नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होते हैं. ठीक है, एज एट द अर्ली स्टेज मीन्स स्टार्टिंग के अंदर जब बेबी का बर्थ हो जाता है, थोड़ा टाइम होने के बाद में अर्ली स्टेज के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो अराइज उसके अंदर होते हैं. ठीक है, मीन्स अर्ली स्टेज के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो अराइज होते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर डिले, पासिंग मिकोनियम मीन्स जो मिकोनियम फर्स्ट जो स्टूल होता है बेबी का वो पासिंग होने में उसको प्रॉब्लम होती है. ठीक है, मीन्स वो जगह कम होने की वजह से या फिर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होने की वजह से सारा का सारा स्टूल होता है वो मिकोनियम जो पहला स्टूल होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट उसको नोजिया वॉमिटिंग वाली कंडीशन उसके अंदर हो सकती है. ठीक है, मीन्स जी घबराहट वाली उसके अंदर कंडीशन होगी, नोजिया वॉमिटिंग होने के चांस उसके अंदर हो सकता है. ठीक है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब जो भी वो खाना खाता है तो वो उसका एक्सक्रीशन आउट उसका यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से उसी के अंदर क्या होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब पेट होता है वो ऐसा फूला हुआ और नीचे की तरफ लटका हुआ उसके अंदर हो सकता है. ठीक है, एंड द पुअर सकिंग. ठीक है, पुअर सकिंग का मतलब इसका कोरिलेशन होता है खाने पीने से. ठीक है, मीन्स उसको भूख वगैरह नहीं कम लगेगी और वो सकिंग रेस्पॉन्स होगा वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये अर्ली स्टेजेस के अंदर सिम्टम्स होते हैं वो नोटिफाई होते हैं. ठीक है, बट बहुत थोड़ा बहुत टाइम होता है 1 ईयर के बाद में उसके अंदर लेट कंडीशन के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं. ठीक है, दीज आर द ओल्ड लेट स्टेज चाइल्ड. ठीक है, मीन्स द लो लेट जो स्टेज के अंदर जो चिल्ड्रंस होता है उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं. ठीक है, तो उसी के अंदर एनोरेक्सिया मीन्स उसको भूख है वो कम लगेगी. ठीक है, जो हंगरनेस होता है वो कम होगी. कॉन्स्टिपेशन मतलब जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो खाना है वो जमा होने की वजह से धीरे धीरे खाना है वो उसके अंदर आगे नहीं जा पाएगा तो सारा का सारा खाना है वो इसी जगह के ऊपर जमा होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. पुअर फीडिंग मतलब जो खाना पीना है वो उसको भूख होगा वो कम लगेगी. ठीक है, तो फीडिंग होगी वो अच्छे से नहीं कर पाएगा. ग्रोथ रिटार्डेशन खाना पीना यदि टाइम टू टाइम इसको नीडेड के अकॉर्डिंग नहीं ले पाएगा तो ग्रोथ रिटार्डेशन होता है वो हो सकता है. और बेबी के अंदर कुछ भी अल्ट्रेशन होता है. ठीक है, तो अल्ट्रेशन होने की वजह से भी उसको ग्रोथ रिटार्डेशन वाली कंडीशन होती है उसके अंदर अवेलेबल हो सकती है. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट द रिबन लाइक स्टूल. ठीक है, रिबन लाइक स्टूल का मतलब कि जो स्टूल होगा वो बहुत ही पतला जो रिबन के जैसा उसके अंदर आएगा. ठीक है, बेसिकली जो नॉर्मल यदि जगह उसके अंदर होती है तो स्टूल होता है वो अपना जो नॉर्मल जो साइज होता है उसके अंदर आता है. ठीक है, मीन्स जो नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर उसी फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो सकता है. ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि नॉर्मल स्ट्रक्चर जो इंटेस्टाइन का जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं होने की वजह से तो ये रेक्टम और जो सिग्मोइड वाला जो एरिया होता है तो इस रेक्टो सिग्मोइड एरिया के अंदर गैंग्लियंस होता है वो एब्सेंट होने की वजह से जो ये एनएस वाला एरिया है नॉर्मल इसका डायमीटर ऐसा होना चाहिए बट इसको ज्यादा यूज में नहीं लेने की वजह से क्या होगा कि ये अपना जो साइज होता है वो थोड़ा कम कर देता है. ठीक है, इसका साइज है वो थोड़ा कम हो जाएगा. ठीक है, मीन्स जो एनएस का डायमीटर यदि वो ऐसा होता है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कि बहुत ही पतला हो जाएगा. ठीक है, तो इस पतला होने की वजह से इसके अंदर जो स्टूल निकलेगा वो बहुत ही रिबन के जैसा निकलेगा. ठीक है, मीन्स जगह पतली होने की वजह से जो स्टूल मतलब जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो एकदम जो पूरा रिबन के जैसा निकलेगा. ठीक है, तो रिबन इसके अंदर ज्यादा स्टूल भरा होने की वजह से यहाँ से प्रेशर लगेगा. ठीक है, प्रेशर लगने की वजह से इसके अंदर जगह कम होने की वजह से क्या होगा कि प्रेशर लगने की वजह से जो स्टूल बनेगा वो बहुत ही रिबन के जैसा इसके अंदर बनेगा. ठीक है, तो रिबन लाइक स्टूल होता है वो इस कंडीशन के अंदर अवेलेबल रहता है. ठीक है, देन नेक्स्ट एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड द
फ्लैटुलेंस मीन्स गैस वगैरह होती है, मरोड़े होती है, वो उसके अंदर आने लग जाती है कि लंबे समय तक खाना जो फूड वेस्ट होता है वो उसी के अंदर एक्यूमुलेशन होने की वजह से फ्लैटुलेंस जो केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से फ्लैटुलेंस या फिर जो गैस का फॉर्मेशन होने की वजह से एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है वो उसके अंदर अवेलेबल रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट द अल्टरनेट डायरिया, ठीक है, मींस डायरिया होता है उसके अंदर अवेलेबल रहता है। ठीक है, एंड फटीग इट मींस उसको थकान वगैरह रहती है। ठीक है, देन नेक्स्ट ब्लास्ट साइन, ठीक है, ब्लास्ट साइन का मतलब कि एज एग्जांपल आप देखिए कि ये जो मेगा कोलन वाला एरिया है, ठीक है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ये मेगा कोलन वाला एरिया है और ये टेनस वाला एरिया है। ठीक है, और ये इसकी बाहर की ओपनिंग, तो यहाँ पे स्टूल होता है बहुत ज्यादा भरने की होने की वजह से इस जगह के ऊपर प्रेशर होता है। ठीक है, मीन्स इस जगह के ऊपर प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए जो प्रोक्टोस्कोप होता है वो हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, मीन्स जो बाहर की तरफ से जो एरिया होता है उस वाले एरिया की तरफ से जो प्रोक्टोस्कोप होता है, ठीक है, बेसिकली एक जो एनएस को देखने के लिए प्रोक्टोस्कोप होता है, ऐसा जो एक स्कोप होता है वो इसके अंदर यदि हम इंसर्ट करते हैं तो प्रेशर थोड़ा बहुत ज्यादा होने की वजह से, प्रेशर होने की वजह से ये जो स्टूल होता है वो एकदम पूरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब ज्यादा उसको जगह मिलने की वजह से, ज्यादा इसी ऊपर की तरफ से प्रेशर होने की वजह से जब प्रोक्टोस्कोप से द्वारा उसको हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से स्टूल होता है वो एकदम प्रेशर से बाहर निकल जाता है, मतलब पूरा ब्लास्ट जैसा होता है, उस ब्लास्ट के जैसे जो स्टूल होता है वो बेबी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी को हम ब्लास्ट साइन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ब्लास्ट साइन का मतलब प्रोक्टोस्कोप एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, ऊपर की तरफ जो मेगा कॉलम वाला जो सेगमेंट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टूल का एक्यूमुलेशन होने की वजह से, ठीक, जब एग्जामिनेशन करेंगे तो प्रेशर जनरेट होने की वजह से जो एग्जामिनेशन के टाइम पे स्टूल है वो प्रेशर के साथ में एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, okay, these are the signs and symptoms which we notice in the Hirschsprung disease. Okay, then next after the clinical manifestation, next one the Hirschsprung disease, it's diagnostic evaluation. ठीक है, मीन्स इसको हम जो टेस्ट करने के बाद उसका जो एक्यूरेट उसका कंफर्मेशन करते हैं कि इसको यही प्रॉब्लम उसके अंदर है। ठीक है, तो उसी के अंदर हम हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके साइन एंड सिम्टम्स को नोटिफाई करेंगे रेक्टल बायोप्सी में। तो रेक्टल का जो बायोप्सी उसके अंदर जो लेयर्स है उसको जो आइडेंटिफाई हम करेंगे, वॉमिटस कंटेंट मतलब जो वॉमिट के अंदर जो कंटेंट आता है उसको हम चेकआउट करेंगे। देन नेक्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई स्कैनिंग, मतलब जो क्लियर इमेजेस वगैरह उसके अंदर हम देखेंगे, और द कॉन्ट्रास्ट एनीमा। ठीक है, मीन्स कॉन्ट्रास्ट एनीमा का मतलब जो एनएस वाला एरिया है उसी जगह के ऊपर जो फ्लूइड होता है तो एनीमा होता है वो उसको हम अंदर इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, जो एनएस वाला जो एरिया है वहां से हम जो एक रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस वाला जो एनीमा का फ्लूइड है वो हम उसके अंदर देंगे। तो ये जो फ्लूइड है वो यहाँ से जो मूव करता हुआ आगे पूरी तरह इंटरसेप्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको पता लगेगा, इसी को वापस हम एक्सरे फिल्म के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, तो हमको ऐसा बताएगा कि ये वाला जो एरिया वो नॉर्मल है। ठीक है, तो इस वाले एरिया को हमको नॉर्मल उसके अंदर शो अप करेगा। ठीक है, बट इसके आगे वाला जो इंटरसाइन वाला जो एरिया है उसके अंदर एनलार्जमेंट ऐसा हमको बताएगा। ठीक है, कि ये वाला पोर्शन है उसके अंदर एनलार्जमेंट है। ठीक है, तो इस कॉन्ट्रास्ट जो रेडियोलॉजिकल एनीमा वाला कंटेस्ट जो कॉन्ट्रास्ट एनीमा के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एरिया के अंदर एनलार्जमेंट है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इस मीडियम के द्वारा भी हम इस कंडीशन को हम कंफर्मेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रिगार्डिंग द Hirschsprung disease. Okay, then next one the
after the diagnostic evaluation regarding the Hirschsprung disease, then next one the at last planning regarding the मैनेजमेंट ऑफ द Hirschsprung disease. ठीक है, मीन्स इसके अंदर डिस्कशन करेंगे द व्हाट आवर द मेजरमेंट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द Hirschsprung disease. ठीक है, मीन्स Hirschsprung नाम की जो डिजीज है उसको किस वे के अंदर हम जो सॉल्यूशन हम उसको कर सकते हैं. ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट इज नॉट अवेलेबल. इसके अंदर जो ऐसी कोई मेडिसिन उसके अंदर हम अवेलेबल उसको प्रेस्क्राइब नहीं करवाते हैं, बट उसके अंदर ओनली फॉर जो सर्जिकली कैन बी ट्रीटेड, वो सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा हम उसको ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं. ठीक है, तो उसी के अंदर प्रोसीजर्स आते हैं. Duhamel's procedure, Soul's procedure, Stanson procedures and the colostomy and the Rabin procedures. ठीक है, मतलब इस जो अलग अलग टाइप के ये जो प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, बेसिकली ये सर्जिकल प्रोसेस है, इतना हमको ध्यान में नहीं रखना है. जस्ट आपको ये नाम पता होना चाहिए जो Hirschsprung डिजीज के अंदर एप्लीकेबल करता है. ठीक है, डीपली नॉलेज होता है वो आप उसको सर्च एंड उसको रीड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो Duhamel's procedure, Soul's procedure, Stanson procedure, colostomy and the Rabin procedure, वो इस कंडीशन को सर्जिकली ट्रीट करने के लिए हम यूज के अंदर ले सकते हैं. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट इस कंडीशन के अंदर जो ये सर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं वो इस Hirschsprung डिजीज के अंदर जो एप्लीकेबल किए जाते हैं वो दो कंडीशन के अंदर एप्लीकेबल किए जाते हैं. ठीक है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड. ठीक है, तो दो स्टेजेस के अंदर ये जो सर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं वो चिल्ड्रंस के ऊपर एप्लीकेबल हम करवा सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड के अंदर उसको डिवीजन किया गया है. ठीक है, इसका रीजन क्या है कि इसको एक स्टेज के अंदर ही हमने सर्जरी क्यों नहीं कर सके. ठीक है, इसको दो स्टेजेस के अंदर इमीडिएट था. ठीक है, तो इसको डिटेल के अंदर जानेंगे कि अभी आप देखिए कि ये वाला पोर्शन है, हम इसको कट डाउन करते हैं. ठीक है, तो यदि कट डाउन करेंगे तो इसके आगे वाला पोर्शन होता है वो भी इतना बड़ा होता है और नीचे वाला पोर्शन होता है वो यदि ये एनएस वाला पोर्शन इतना छोटा होता है. ठीक है, तो इतने छोटे वाले पोर्शन के ये एनएस वाला पोर्शन और ये इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ आगे वाला पोर्शन इतना ब्रॉड है. ठीक है, और इस पोर्शन को हमने कट डाउन कर दिया. ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने कट डाउन कर दिया. ठीक है, तो एनएस वाला पोर्शन में इस बड़े वाले पोर्शन के अंदर हम उसको टांके नहीं लगा सकते. ठीक है, यदि इसको हम यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे तो ये वाली जगह है वो खाली रह जाती. ठीक है, मीन्स आप देखिए कि एक ये इंटेस्टाइन वाली जो एरिया है वो इतना बड़ा है. ठीक है, ऐसा इतना बड़ा जो एरिया है और उसके अंदर ये जो एज एग्जांपल ये रेक्टो सिग्मोइड ये वाला पोर्शन है. ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसा है और इसी के अंदर जो हमको ये एनएस वाला पोर्शन वो इसके अंदर अटैचमेंट करना है. ठीक है, तो ये एनएस वाला पोर्शन होता है वो इसके अंदर अटैचमेंट नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस कंडीशन को वहां पर जो एनलार्जमेंट इसके अंदर हो रखा है. ठीक है, मीन्स इसके अंदर जो एनलार्जमेंट होने की रीजन क्या रहेगा कि इसके अंदर जो ज्यादा स्टूल जमा होने की वजह से नॉर्मल साइज से वो अपना जो साइज उसने बड़ा कर लिया. ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इसको डाइवर्शन करेंगे, इस वाली जगह को हम थोड़ा रिलैक्सेशन दे देंगे. इसके यहाँ पे जो स्टूल होता है वो खाना है वो नहीं आ पाएगा. एक जो ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं तो कोलोस्टोमी का प्रोसेस हम बना के एक ट्यूब होती है वो हम इंटेस्टाइन वाला एरिया के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है, ये कोलोस्टोमी ट्यूब के द्वारा जो यहाँ का जो एरिया है तो वो हम ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, यहाँ तक जो खाना है वो यहाँ से आएगा और इस ट्यूब के द्वारा ही बाहर निकल जाएगा. ठीक है, यहाँ तक आगे की तरफ नहीं पहुंच पाएगा. ठीक है, यदि जो खाना है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा तो ये वाला एरिया है वो अपना जो नॉर्मल शेप होता है वो ऐसी कंडीशन की था. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है. ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन के अंदर आने के बाद में अब ये छोटा सा जो एनएस वाला पोर्शन है वो हम इसके अंदर अटैचमेंट कर सकते हैं. ठीक है, और ये एनएस वाला पोर्शन यदि
थोड़े दिनों के बाद में नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रक्चर जो नॉर्मल के अंदर आने के बाद में ये धीरे धीरे उसकी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो ये एनएस का मेन वाला पोर्शन हम कट करने, जो अगैंग्लियोनिक वाला जो पार्ट है उसको कट करने के बाद में ये एनएस वाला पोर्शन जो बचा हुआ है वो इसके साथ में हम वापस से उसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये जोड़ने के बाद में इंटेस्टाइन वाला पोर्शन वो वापस रेगुलर हो जाएगा। जो रेक्टम और जो सिग्मोइड वाला जो पोर्शन था उसको हमने कट डाउन कर दिया, ठीक है। जो एनलार्जमेंट वाला पोर्शन था उसको हमने कट डाउन कर दिया, ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर इस पोजीशन को रिलैक्सेशन देने के लिए, तो नॉर्मल शेप में लाने के लिए हम इसको डाइवर्शन कर देते हैं। स्टूल होता है वो हम एक ट्यूब के द्वारा बाहर की तरफ उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर स्टेज सेकंड के अंदर क्या होगा कि नॉर्मल शेप में आने के बाद में एनएस होता है वो इसके अंदर फिट हो सकता है, ठीक है। वरना इतना बड़ा जो ऊपर वाला पोर्शन रहेगा और एनएस वाला पोर्शन यदि छोटा रहेगा तो इसके अंदर जो अटैचमेंट जो फ्यूचर होता है वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसी स्टेज के अंदर उसको हम एडजस्टमेंट करने के बाद में हम उसको अच्छी तरह से अटैचमेंट कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के अंदर ये प्रोसीजर होता है, ये सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं। इस स्प्रेम डिजीज को हम रिजॉल्वमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो these all about the congenital alteration regarding to the gastrointestinal disorder, the heading Hirschsprung disease, ठीक है, is the normal criteria regarding the Hirschsprung disease. In the next class we discussing about the next alteration regarding the GI system, ठीक है।